नाज़रीन आदाब, खास बात महाराष्ट्र के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले सुर्खियां। मुंबई में तलबा का एहतजाज खत्म। जेएनयू तलबा और असातिज़ा की हिमायत में किया जा रहा था ये एहतजाज। आज़ाद मैदान में मुंतकली के बाद तलबा ने खत्म किया एहतजाज। शिवसेना लीडर संजय राउत ने जेएनयू के नकाबपोश हमलावरों पर की तनकीद। कहा, चेहरा छुपाकर कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो। मुंबई में प्रकाश अंबेडकर की उलमाए कराम से मुलाकात। शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी पर एहतजाज के मुताल्लिक की गई मीटिंग। मुंबई के गोंडी हल्का इंतखाब में वोटिंग लिस्ट से 4000 से ज्यादा वोटरों के नाम हैं गायब। अबू आसिम आजमी का इल्जाम। और अब खबरों की तफसील। मुंबई के इंडिया गेट पर जेएनयू तलबा और असातिज़ा की हिमायत में 40 घंटे का एहतजाज किया गया। मुंबई पुलिस ने तलबा को आज़ाद मैदान में एहतजाज करने की अपील की। इसके बाद तलबा ने कहा कि हमारा एहतजाज कामयाब रहा, इसीलिए हम अपना एहतजाज यहीं ख़त्म करते हैं। इस तरह मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का तलबा का एहतजाज ख़त्म हो गया, लेकिन आज़ाद मैदान पहुंचने वाली समाजी तंजीमों और तलबा ने कहा कि वो शहरियत कानून को लेकर बेहद नाराज़ हैं और कल भारत बंद में शामिल होने का भी यहां ऐलान किया गया। इस मौके पर एहतजाजी तलबा ने मीडिया से बातचीत की और मुंबई पुलिस के डीसीपी जोन 1 ने हमारे नुमाइंदे प्रशांत से बातचीत में कहा कि अगर किसी को एहतजाज करना हो तो वो आज़ाद मैदान में आ सकते हैं। जेएनयू में जो घटना हुई है उसके रिएक्शन में हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट चालू किया था। जो हम लोग ये सॉलिडेरिटी दिखाना चाहते थे जेएनयू के छात्रों और टीचर्स के साथ, जिस तरीके से कैंपस के अंदर घुस के गुंडों द्वारा टीचर्स और स्टूडेंट्स को पीटा गया, हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। मुंबई के सारे स्टूडेंट्स उसके खिलाफ हैं, मुंबई के सिटीजन्स उसके खिलाफ हैं और हम उनके साथ खड़े हैं जेएनयू के स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ। कि दो मुख्य हमारी मांगे हैं। एक तो यूनिवर्सिटी कैंपसेस को पूरी तरीके से वायलेंस से फ्री किया जाए। यूनिवर्सिटी कैंपसेस वायलेंस के लिए जगह नहीं है, गुंडागर्दी के लिए जगह नहीं है। और अगर हमारे दोस्त और हमारे जो टीचर्स वहां पे पीटे जाएंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। दूसरा, सीए, एनपीआर और एनआरसी पे हमारी डिमांड्स क्लियर हैं। हम चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल उसके खिलाफ यहाँ पे रेजोल्यूशन पास करे। ये हमें इंश्योर करे कि एनपीआर, एनआरसी और सीए महाराष्ट्र के स्टेट में किसी तरीके से भी लागू नहीं किया जाएगा। इसके लिए भी हमने उस ऑक्यूपाई गेटवे का कॉल दिया था। हमें लगता है कि आज जो पुलिस ने हमें डिटेन किया, हमें वहां से इवैक्यूएट किया, हम वहां पे शांतिपूर्ण तरीके से पूरा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अभी हमें यहाँ पे लाया गया है। आज़ाद मैदान हमारी किसी भी तरीके की चॉइस नहीं है, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारा गेटवे का जो कॉल था वो सक्सेसफुल है। आंदोलन सर यहाँ पे जारी रहे या कहीं पे भी जारी रहे, आंदोलन जारी है। मुंबई के कोने कोने में जारी है। बहुत सारे बंद के कॉल हैं। कल एक नेशन वाइड बंद का कॉल है जिसमें फार्मर्स मूवमेंट, ट्रेड मूवमेंट, ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स, बहुत सारे वर्कर्स मूवमेंट का कॉल है। तो स्टूडेंट्स भी उसको ज्वाइन करेंगे। हमारा बात यह है कि हम ऑक्यूपाई गेटवे के कॉल को जारी नहीं रखेंगे। किसी भी तरीके का पब्लिक इनकन्वीनियंस कॉज नहीं। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इन लोगों को यहाँ पे जो शिफ्ट किया गया है, किन बातों को ध्यान में रख के शिफ्ट किया गया, आगे की क्या प्रक्रिया होगी? ये मतलब वहाँ जो 2 दिन हमने ऑब्जर्व किया, उसके बाद इनको यहाँ शिफ्ट, और आगे ये आंदोलन यहाँ कर सकते, पीसफुल प्रोटेस्ट बिल्कुल यहाँ कर सकते। गेटवे ऑफ इंडिया पे हमने बात की, हाई सिक्योरिटी रीजंस होते हैं और वहाँ पर जो है टूरिस्ट भी आते हैं, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कॉल लिया गया है। इट इज़ एन हिस्टोरिकल प्रेसिंग, इट हैज़ वेरी गुड टूरिस्ट इम्पोर्टेंस and other common citizens use that road for their daily activities. So उनका अधिकार अबाधित रखना जरूरी है, इसीलिए हमने इनसे पहले रिक्वेस्ट की, अपील की, उसके बाद फिर हमने इनको शिफ्ट किया। कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन या कोई गाइडलाइंस है लोगों के लिए, या फिर यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है? जो भी प्रदर्शनकारी है वो आज़ाद मैदान आ सकते हैं, बिल्कुल अपना पॉइंट, अपना व्यू जो भी है वो यहाँ जता सकते हैं, बट एवरीथिंग इज। शिवसेना लीडर संजय राउत से मीडिया ने आज जेएनयू मामले पर सामना में वज़ीर आला के बयान के हवाले से जब सवाल किया तो संजय राउत ने अपने खास अंदाज में कहा कि वो वज़ीर आला हैं,
ज्यादा जानते हैं। लेकिन संजय राउत ने यह जरूर कहा कि चेहरा छुपाकर कोई लड़ाई नहीं होती। अगर सिद्धांतों यानी उसूलों की लड़ाई लड़नी है तो चेहरा क्यों छुपाया गया? चेहरा चोर डाकू छुपाते हैं। संजय राउत ने कहा कि मामले की जांच जरूर होनी चाहिए। नकाबपोश लोग अंदर गए, हमलावर। अगर किसी को इस प्रकार से लड़ना है, संघर्ष करना है, चाहे संघर्ष विचारों का हो या कोई हो, तो मुंह छुपा कर क्यों अंदर जा रहे हो? नकाब क्यों पहनकर जा रहे हो? चेहरा दिखाए, आप कौन है, आपको किसने भेजा है, आपकी विचारधारा क्या है, आप बताइए, हिम्मत दिखाइए। ये रात के अंधेरे में एक तो टेररिस्ट जाते हैं, डकैत जाते हैं या चोर जाते हैं। वहीं इस सवाल पर कि बीजेपी की जानिब से सीएए के बारे में शऊर बेदारी के सिलसिले में अमित शाह घर घर जाकर लोगों को बताएंगे, इस पर संजय राउत ने चुटकी ली। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप ही देखिए। जरूरत नहीं है, गृह मंत्री का ये काम नहीं है। देश के गृह मंत्री का ये काम नहीं है घर घर जाकर पैम्पलेट बांटे। वो देश के गृह मंत्री है, उनको विश्वास चाहिए कि जो बात मैंने देश के सामने रखी है और जो कानून पार्लियामेंट ने मंजूर किया है, उस बारे में प्रचार और प्रसार हुआ है, उसके लिए इस प्रकार से गृह मंत्री को दर दर के जाकर पैम्पलेट बांटना शोभा नहीं देता। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी है, हमें चाहते हैं कि गृह मंत्रालय में बहुत काम। मुंबई में वंचित बहुजन अघाड़ी के सरबराह और दलित लीडर प्रकाश अंबेडकर ने उलमाए कराम से मुलाकात की। प्रकाश अंबेडकर ने शहरी तरमीमी कानून और एनआरसी पर एहतजाज के मुतालिक मीटिंग के दौरान कहा कि मुल्क में एनआरसी के अदम निफाज के लिए रेफरेंडम और जल्द इंतखाब करवाना जरूरी है। मुंबई में प्रकाश अंबेडकर की उलमाए कराम से मुलाकात के दौरान प्रकाश अंबेडकर ने एनआरसी के खिलाफ दस्तखती मुहिम की भी शुरुआत की। एनआरसी अगर लागू नहीं करना है तो पार्लियामेंट में आपको दोबारा जाना है और पार्लियामेंट ही निर्णय कर सकती है कि एनआरसी लागू नहीं होना है। सवाल यह है इसमें कि पार्लियामेंट के चुनाव में 2024 है और 2024 में एक तरफ से हाँ, दूसरी तरफ से ना, ये जो चल रहा है ये कहीं ना कहीं तो भी रुकना चाहिए। ये राजनीतिक दलों में या सोशल ऑर्गेनाइजेशन में उनके बीच में नहीं रहना चाहिए। इसलिए जिस तरह से गोवा महाराष्ट्र में शामिल हो या ना हो, उस पर जिस तरह से रेफरेंडम हुआ था और उस रेफरेंडम में ये हुआ कि गोवा यूनियन टेरिटरी रहेगी, महाराष्ट्र में नहीं होगा, उसी तरह हम लोग ये कह रहे हैं कि सरकार ने तुरंत इलेक्शन ले, जो लागू करना है वो बीजेपी आरएसएस को वोट लगेंगे, जिनको नहीं लागू करना है वो उनके खिलाफ वोट देंगे। तो ये फैसला मेरे ख्याल से जो होगा स्टेट गवर्नमेंट की, यूनियन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट के। अच्छा, आपने कहा कि मतलब स्टेट के सीएम से भी आपकी बात चल रही है? नहीं, सीएम के साथ में बात चली है। उनको हम लोग ने समझाया कि भैया ये किस ढंग से हिंदुओं को भी इफेक्ट होगा, तब उन्होंने कहा कि हम लोग लागू नहीं करेंगे। मैंने गोवा की बात इसलिए की क्योंकि रेफरेंडम इस देश में ले चुके हैं, तो इस इशू पे भी आप रेफरेंडम लीजिए। ये सेंटर जो है वो देवेंद्र फडणवीस के पीरियड में जो है, और उन्होंने खुद ही कबूल किया है कि हम लोग ने उसको बांधा, ये किया है, मुकर्रर किया है। तो देवेंद्र फडणवीस के वक्त के ही वो सेंटर्स हैं। तो इनकी ये जो साजिश है पहले से ही चल रही थी। आज की मीटिंग एनआरसी के ताल्लुक से थी, सीएए के ताल्लुक से थी, और इसी ताल्लुक से आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब उलमाए कराम के बीच में तशरीफ लाए और उलमाए कराम को आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ाना है उस ताल्लुक से गाइड किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से औरंगाबाद के भड़कट गेट में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के मुजस्मे के रूबरू एक रोजा धरना दिया गया। सीएए और एनआरसी की मुखालिफत में यह धरना दिया गया। इस धरने में दीगर सेकुलर जमातों ने भी हिस्सा लिया। सीपीआई लीडरों का कहना है कि सीएए की बुनियाद पर एनआरसी मुल्की अक़लियतों और पसमानदा तबकात को हाशिए पर डालने की एक साजिश है। इसकी बुनियाद पर रिजर्वेशन को ख़त्म करना और पसमानदा तबकात को उनके हुकूक से महरूम करना है। इसीलिए
मुल्क गिर सतह पर इसकी मुखालिफत की जा रही है। ये सीधा सीधा सेक्युलरिज्म पे हमला है, ये सीधा सीधा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। इसलिए संविधान बचाना आज जरूरी है। सबने मिलकर ये सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट का विरोध करना चाहिए। ये एक नया खेल एनआरसी का ये लोगों ने खेला है। ये लटकती तलवार जो है तो यहाँ पे रखना चाहते हैं, और मैं जो हमारे देश के जो बहुसंख्यक लोग हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि हम इस देश के अल्पसंख्यकों को किस तरीके से दबा के रख रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नकाबपोश हमलावरों के तलबा और तालिबात पर तशद्दुद के खिलाफ औरंगाबाद के तलबा सरापा एहतजाज है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी धरनों, रैलियों और मुजाहरों का सिलसिला लगातार जारी है। डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने MIM स्टूडेंट विंग ने JNU तलबा की हिमायत में एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी तलबा ने JNU के हमलावरों को फौरी बेनकाब करने और उन्हें सजा देने का भी मुतालबा किया। जामिया और AMU में जो भी प्रोटेस्ट हो रहे थे, जो भी आवाज़ उठाई जा रही थी, वो बिल्कुल पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर की जा रही थी। पर ये लोगों ने जब हम पर हमला किया, ये जो स्टूडेंट्स पर वो लोगों ने हमला किया, ये बिल्कुल ही गैर कानूनी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और जब JNU पे हमला हुआ तो जब ABVP के लोग उन्हें मारने के लिए आए थे तो वो ये नारा लगा रहे हैं कि कम्युनिस्ट लोगों को बाहर निकालो, उनको देश से निकालो, देशद्रोहियों को यहाँ से निकालो। वो लोग कैसे बोल सकते हैं कि मुस्लिम्स देशद्रोही है? बल्कि जो मुसलमान CAA NRC के लिए आवाज़ उठा रहे हैं वो भारत का तिरंगा लेके आवाज़ उठा रहे हैं, और जो CAA NRC के सपोर्ट में है वो ऑरेंज फ्लैग्स लेके निकल रहे हैं। इससे साबित होता है कि कौन देशद्रोही है और कौन नहीं। 2 दिन पहले JNU के जो स्टूडेंट्स पे हमला हुआ, वो हमला जो आतंकवादी संगठन है, हिंदू संगठन है जो है, उसमें RSS है, BJP है, हिंदू राष्ट्र संघ है, ये सब लोगों ने जो निहत्ते बच्चे थे स्टूडेंट्स, उन पे हमला किया। उनके खिलाफ में हम यहाँ औरंगाबाद में पूरे औरंगाबाद यूनिवर्सिटी MIM की तरफ से हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि ये पूरे जो हमलावर जो लोग हैं, जो आतंकवादी संगठन है, उनके ऊपर। मुंबई के माखूर शिवाजी हल्का असेंबली में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 141 में 9 जनवरी को म्यूनिसिपल ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। इससे पहले 4000 वोटरों के नाम वोटिंग लिस्ट से गायब होने का सनसनीखेज इंकशाफ हुआ। वाज़ेह है कि माखूद शिवाजी नगर हल्का इंतखाब से समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आज़मी रुकन असेंबली हैं। हमारे साथी मोहिउद्दीन ने अबू आसिम आज़मी और मकामी वोटरों से इस सिलसिले में बातचीत की। अबू आसिम आज़मी जो कि समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली है, उनका ये इल्ज़ाम है कि मानखुर शिवाजी नगर में तकरीबन 4000 से ज़्यादा वोटरों के नाम जो है वोटिंग लिस्ट से गायब हो चुके हैं। और हैरत की बात यह है कि ये वोटिंग लिस्ट में नाम जो है 1 महीना पहले थे और अभी गायब हो चुके हैं। ये पूरा मामला क्या है, माजरा क्या है? आप ये देख सकते हैं कि ये जो लिस्ट है, ये इंटरनेट पर ये आज भी ये लिस्ट कंप्लीट है। आप अगर वेबसाइट पर जाएंगे तो ये वोटर लिस्ट में इनका नाम है। वार्ड 141 में ये लिस्ट है, लेकिन इन्होंने अभी जो इलेक्शन के लिए लिस्ट दिया है ना, उस लिस्ट में ये नाम देके जगहें खाली हो गई हैं। आप देख लीजिए, जिन लोगों ने वोट दिया था, जो पीछे मौजूद है उसमें कुछ लोग, हजारों लोगों के नाम इन लोगों ने काट दिया है। ये बीजेपी की औलाद है। ये लोग चाहते हैं कि समाज के दबे कुचले जो वोट देना चाहते हैं उनको वोटिंग से वंचित कर दिया जाए। यही एनआरसी ना, कि यहां से निकाल दो लोगों को, उनकी वोटिंग राइट मुसलमानों की छीन लो। और ये उन लोगों ने बगैर कुछ एनआरसी ये सब लागू किए बगैर इन गरीबों के कितने वोटरों के नाम निकाले गए हैं और कितने कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने वोटर थे? 141 जिसमें पिछले इलेक्शन में वोट हुआ था, वहां पर तकरीबन 37,000 वोट थे। मैंने एग्जैक्ट गिना नहीं है, लेकिन आज वहां पर 32,000 वोट दिखाए जा रहे हैं। वोट बाकी वोटर काट दिए गए और वो लिस्ट, ओरिजिनल लिस्ट आज भी वेबसाइट पर है, लेकिन जो लिस्ट सप्लाई की गई है वोट करने के लिए, उस लिस्ट से निकाल दिया गया है। ये मुंबई से मुत्तसिल थाने के देवा इलाके में सरकारी जमीनों पर गैर कानूनी तौर पर तामीरात 500 से ज्यादा मकानात पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इन्हदामी कार्रवाई कर दी। इस कार्रवाई के दौरान म्यूनिसिपल को सख्त एहतजाज का सामना करना पड़ा, लेकिन हाईकोर्ट के हुक्म के आगे एहलकारान ने किसी की एक न सुनी और दर्जनों चालों पर मबनी 500 मकानात जमींबोज कर दिए।
रूम तोड़ देंगे, सबको भगा देंगे, किसी के ऊपर जीएसबी चढ़ा देंगे। ऐसा थोड़ी होता है। घर से बेघर हो रहे हैं हम लोग। जंगल में हमने कैसे दिन काटे, हमारी जिंदगी हम जानते हैं। हाईकोर्ट मुंबई उन्होंने ऑर्डर दिया है, जो भी ये सरकारी ज़मीन पे इंक्रोचमेंट किया है, ये सरकारी ज़मीन पे इंक्रोचमेंट निकलने के लिए ऑर्डर दिया था। उसके ऑर्डर के मुमरा के तिजारती इलाके शिलफाटा के खान कंपाउंड में देर रात आग लगने से अफरा तफरी देखी गई। आग की इत्तला मिलते ही मुमरा और दायघर के फायर इंजन और वाटर टैंकर पहुंचे, लेकिन तब तक कंपाउंड के 13 गोदाम खाकस्तर हो चुके थे। इनमें कागज, प्लास्टिक और दीगर कबाड़ था। वाज़ेह है कि यहाँ इससे पहले भी कई बार आगजनी के वाक़यात रोनमा हो चुके हैं। अकोला के बालापुर में मुसलमानों के घर घर जाकर सेहत के मुतालिक बेदारी लाने की कोशिश जारी है। जिला परिषद इंतजामिया के मुताबिक मुसलमानों में सेहतमंद मुआशरे को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ तंजीमों को आगे आने की ज़रूरत है। और अब खास बात कर्नाटक की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। जमात इस्लामी गुलबर्गा ने मुल्क के संगीन हालात और तकाज़ों के उन्वान पर मुनक़िद किया अहम इजलास। NPR NRC के लिए दस्तावेज भी तैयार रखने का दिया गया मशवरा। कर्नाटक के रायचूर में बिलासूदी बैंक का आगाज, मुआशरे में पसमानदगी को दूर करना अहम मकसद। जंतरी की पुरानी रिवायत बेंगलुरु में आज भी जिंदा। आलिम दीन ने जंतरी में दी है दिलचस्प मालूमात। जमात इस्लामी हिंद ने मौजूदा हालात का मुकाबला करने के लिए आवाम को एजुकेट करने पर जोर दिया है, यानी लोगों को तालीम याफ्ता बनाने पर जोर दिया है। जमात के जिम्मेदारान के मुताबिक CAA, NRC और NPR के ताल्लुक से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तर्ज की हिकमत अमली बनाई जानी चाहिए। मुल्क के संगीन हालात और तकाजे के उन्वान से जमात इस्लामी हिंद के गुलबर्गा दफ्तर हिदायत सेंटर में एक मखसूस नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसमें मुअज़्ज़िज़ीन शहर को मदऊ किया गया था। इजलास में CAA, NRC और NPR के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली गई। कर्नाटक के अमीर हल्का और सेक्रेटरी ने इजलास से खिताब किया। एक और पहलू ये है कि महज एहतजाज नहीं, मगर लोगों को एजुकेट करने के सिलसिले में और मीडिया और सोशल मीडिया को इस सिलसिले में बरतने की बात, और अखबारात में हमारे मौक़िफ़ को दलाइल के साथ वाज़े करने की बात, और जो दीगर बरादरान वतन में से नामवर शख्सियात, तंजीमें, ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन इस काम को कर रहे हैं, उनको छोड़कर नहीं बल्कि उनको साथ लेकर, बल्कि उनको सामने रखकर इस जद्दोजहद को जारी रखना है। बात यह कि अपनी हिफाजत आपको करना चाहिए, अपने दस्तावेज़ात बनाना चाहिए, अपने पेपर्स को तैयार रखना चाहिए, इसलिए कि सिर्फ प्रोटेस्ट से ये काम नहीं चलेगा। ये लॉन्ग टर्म चीज़ है। ये लोग बड़े ही सख्त लोग हैं, इनके सामने हम ये बात ज़रूर करेंगे, मगर ये उम्मीद कि ये बदल जाएगा हमारे इस पुकार से, इसकी उम्मीद हमको कम रखना चाहिए। CAA, NRC और NPR के मौजू पर रियासती सतह पर एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी भी बनाई गई, जिसमें तमाम हम मज़ाहिब के हम ख्याल जमातों को यकजा किया गया है। बहुत बड़े पैमाने पर खतूत जारी कर रहे हैं। एक तो ये हो गया है, इनलेट लेटर भी है, पोस्ट कार्ड के ज़रिए से हमने इसे पोस्ट कार्ड आंदोलन का नाम दिया है, और पूरे कर्नाटक के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और सदर हिंद के नाम पर एक खतूत जा रहे हैं। एक तो ये है कर रहे हैं। दूसरा ये कि बहुत बड़े पैमाने पर मुलाकातों का एहतमाम हम कर रहे हैं। इसमें दलित लीडर्स हैं, वकलिया समाज के लीडर्स हैं, और फिर इसके अलावा लिंगायत धर्म के गुरु हैं, उनके स्वामी जी हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इजलास के अख्ताम पर सवाल जवाब की भी नशिस्त का इनेकाद किया गया था, जिसमें कई एक शुकूक व शुबहात को दूर करने की कोशिश की गई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद बीर की रिपोर्ट।
रायचूर विमेंस फ्रंट की लीडर तैयबा नसरीन ने कहा है कि शहरियत कानून से न सिर्फ मुसलमान बल्कि मुल्क के दीगर बरादरान वतन भी तशवीश में मुब्तला हैं। इसके अलावा इससे मरबूत NPR और NRC का मंसूबा भी खतरनाक है। उन्होंने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत जल्दबाजी में एकतरफा फैसले कर रही है, जो कि एक जमहूरी और सेकुलर मुल्क के लिए कतई अच्छा नहीं। शहरियत तरमीमी कानून NPR और NRC के खिलाफ 12 जनवरी को शहर के महिला समाज ग्राउंड में खवातीन का एक जलसे आम भी मुनक्किद किया जाएगा। गुलबर्गा के वकला ने मरकजी हुकूमत से NRC के ताल्लुक से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके हुकूमत साफ करे कि मुल्क में मुस्तक़बिल में भी NRC लागू नहीं होगा। CAA, NRC और NPR के खिलाफ गुलबर्गा DC ऑफिस पर एहतजाज करते हुए ये मुतालबा किया गया। इन वकला से बातचीत की हमारे साथी जवाद मी ने। NRC और NPR के खिलाफ गुलबर्गा DC ऑफिस पर कुछ वकला एहतजाज कर रहे हैं, जिसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के वकला शामिल है। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट जनाब सादत हसन उस्ताद साहब मौजूद। आइए बात करें सर, किस तरह से आप ये बिल को एंटी कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं? क्या बेस है जिस पर जो है ये बिल को CAA और NRC, NPR को एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बताने की कोशिश की जा रही है? देखिए, आर्टिकल 14 और 15 ये दो आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स में है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। इनका क्लियर कट वायलेशन हो रहा है। ज़ात पात की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर, प्लेस ऑफ बर्थ की बुनियाद पर कोई कानून हिंदुस्तान में नहीं बना सकते। ये जो कानून अमेंडमेंट जो आया है, ये मज़हब की बुनियाद पर लाया जा रहा है। होम मिनिस्टर तो कह रहे हैं कि बिल कहीं से भी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, दस्तूर के चौखटे में रखकर ही बिल को तैयार किया गया है। उनको क्या मालूम, हमारे सामने तो टिक नहीं सकता। आप डिस्कशन करो बोलो हमारे सामने, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ किसको बोलते हैं, आर्टिकल 14 किसको बोलते हैं, आर्टिकल 15 किसको बोलते हैं। हम जितना अच्छा समझ के डिस्कशन कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। कानून के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की रोशनी में अगर फैसला दे तो ये कानून, ये अमेंडमेंट टिक नहीं सकता। अगर दूसरी वजूहत की वजह से अगर फैसला दे तो ये बात और है, पर कानून मुखालिफिन के फेवर में है। कानून जो लोग मुखालिफत कर रहे हैं उनके फेवर में, उनके तायद में है। सर, तो करना क्या चाहते हैं? तो इसको किस तरह से टैकल किया जाए कि इसका कोई दरमियानी रास्ता वगैरह निकाला है कि हुकूमत एक कदम पीछे हटने तैयार नहीं, आप 1 मिनट खामोश बैठने तैयार नहीं है, तो इसका एक दरमियानी रास्ता क्या निकलेगा? इसका आखिर हल क्या निकलेगा? देखिए, वो ये कह रहे हैं कि हम NRC अभी प्रिपेयर नहीं है। मोदी साहब बोलते हैं, अमित शाह क्या बोलते हैं, NRC आएगा बोलते हैं। ये लोगों की हमको बातों के ऊपर भरोसा नहीं है। ये लोग बयानात दे रहे हैं, जन जागृति अभियान चला रहे हैं, तो भी हम सेटिस्फाइड नहीं हो रहे। कर्नाटक के रायचूर में बिलासुदी बैंक का आगाज किया गया है। बैंक के आगाज के मौके पर एक जलसे का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद अब्दुल जब्बार सिद्दीकी ने जलसे की सदारत की। इस मौके पर बिलासुदी बैंक के आगाज के अगराज और मकासद पर तफसीली रोशनी डाली गई। बेंगलुरु के एक आलिम दीन ने जंतरी के जरिए अवाम को ज़रूरी और बेहद दिलचस्प मालूमात फराहम करने की कोशिश की है। इंटरनेट के इस जदीद दौर में जंतरी की पुरानी रिवायत बेंगलुरु में आज भी जिंदा है। तो आप देखिए हमारे बुलेटिन की ये बेहद खास रिपोर्ट। मुझे इजाज़त दें, आदाब। बेंगलुरु की मस्जिद गुम्बद के खतीब और इमाम मौलाना हबीबुर रहमान रिशादी अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। न सिर्फ इमामत और खिताबत बल्कि अपने कलम के जरिए इल्म की दौलत को आम कर रहे हैं। वैसे तो आप 40 किताबों के मुसन्निफ हैं। आपकी एक और खिदमत जंतरी शाया करना है। गुज़िश्ता 14 साल से मौलाना हबीबुर रहमान रिशादी सबील जंतरी मुरतब कर रहे हैं। इस जंतरी में शमसी और कमरी कैलेंडर, औकात नमाज मौजूद है। साथ ही बेंगलुरु के उलमाए किराम, मुस्लिम सियासतदानों, वुकला, सहाफियों, दीनी मदारिस के फ़ोन नंबरात फराहम किए गए हैं। लोग मुख्तलिफ नंबरात के सिलसिले में, औकातुस सलात के सिलसिले में, कुछ वज़ाइफ वग़ैरह के सिलसिले में परेशान रहते हैं। बहैसियत इमाम लोग हमसे रुजू होते हैं, तहज्जुद का वक्त पूछते हैं, इशराक के बारे में जानना चाहते हैं, वज़ाइफ के बारे में मालूम करना चाहते हैं। तो मेरे दिल में ख़्याल आया औक़ातुस सलात पर मुश्तमिल किताबचा मिलता है,
क्यों ना औक़ातुस सलात के साथ साथ इस तरह के वज़ाइफ और इस्लामी मालूमात शामिल हो जाए। सबील जंतरी में मुंतखब दुआएं, वज़ाइफ, जनरल नॉलेज और दीगर मालूमात को शामिल किया गया है। साल 2020 की जंतरी में मजीद नई मालूमात का इजाफा किया गया है। इसके अलावा दिलचस्प कुछ लतीफ़े, कुछ सबक आमूज़ कहावतें और कुछ रोज़मर्रा की दुआएं, वो दुआएं जो दुआएं हम आमतौर पर नहीं पढ़ते, जैसे हाजी का इस्तकबाल हो तो किस तरह कौन सी दुआ पढ़ी जाए, बेटी की रुखसती हो तो कौन सी दुआ पढ़ी जाए, कोई नई सवारी ख़रीदना चाहते हैं, जनाजे में लोग शरीक होते हैं, दुआ उसकी है नमाज की, लेकिन दीदार की भी दुआ है, ऐसी दुआ को मैं इसमें शामिल किया हूँ इस मरतबा। मौलाना हबीबुर रहमान ने आसानी के साथ अरबी सीखने और सिखाने के लिए किताबें मुरतब की हैं। साल 2020 की जंतरी के इजरा के मौके पर उनकी इल्मी और अदबी खिदमात पर खुशी का इजहार किया गया। खुसूसन ये जो मेरे हाथ में है सबील जंतरी, इसकी बड़ी अहमियत है। इस तरह की यानी गाइड जो है बेंगलुरु में, शहर बेंगलुरु में, इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है। जैसे वकला हैं, अगर किसी को वकील की ज़रूरत पड़ती है तो इस किताब, इस जंतरी के ज़रिए से रहबरी हो जाती है। इसमें बहुत सारे फ़ोन नंबरात हैं, बड़े बड़े इदारों के मोहतमिम हजरात के फ़ोन नंबरात हैं, उलमा इकराम के फ़ोन नंबरात हैं, और मौलाना के वैसे भी बहुत सारी खिदमात हैं। एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करते, हमेशा हमा वक्त उम्मत की फ़िक्र में लगे रहते हैं। अरबी ज़बान सीखने के वास्ते जो किताबें बनाए हैं वो मेरे पास है, मैं देखता हूँ, बहुत फ़ायदेमंद है, फ़ायदेमंद। और तुम खुद सीख लेते अरबी, वैसा काम किए हजरत। इंटरनेट और मोबाइल फोन के इस दौर में मालूमात के पुराने जराये को लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन मौलाना हबीबुर रहमान रिशादी ने कदीम जंतरी को नए अंदाज में पेश करते हुए लोगों को अपनी जानिब रागिब करने की कोशिश की है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से